नमस्कार प्यारे साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज से आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज चालू की जा चुकी है। आप सभी साथियों को पर्यावरण अध्ययन की तरह ही यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी साथी इस टेस्ट सीरीज से जुड़े और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि साथियों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित। तो आप सभी साथियों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ पे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज का हमारा सेशन का पहला प्रश्न है, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। गत्यात्मक कौशल के संदर्भ में सत्य कथन है। लिखना, सुई में धागा पिरोना, सितार वादन आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं और दौड़ना, कूदना आदि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रायः विकासात्मक प्रक्रिया में स्थूल गत्यात्मक कौशल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से पहले दृष्टिगत होते हैं। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। क्यों है साथियों, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। गत्यात्मक कौशल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है। साथियों, गत्यात्मक कौशल जो होते हैं वो हमारे शरीर मांसपेशी से संबंधित होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल गत्यात्मक कौशल और दूसरा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। अब स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं। साथियों, स्थूल जो गत्यात्मक कौशल होता है उसमें हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा काम में आता है। शरीर के बड़े भाग के द्वारा वह कार्य किया जाता है, पूरे शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात हम यूँ कहें। और सूक्ष्म जो गत्यात्मक कौशल होता है उसके द्वारा हमारी मांसपेशियों के द्वारा एक शरीर के छोटे से हिस्से के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप दौड़ते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, डांस करते हैं, इसमें आपका पूरा शरीर काम में आ रहा होता है, तो ये स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। जैसे आप लिखते हैं, लिखने में आपकी जो हाथ की 2 उंगलियां हैं उनकी मांसपेशियों का प्रयोग किया जा रहा है। सुई में धागा पिरोने में, ये सब किसके उदाहरण है। लिखना, सुई में धागा पिरोना, सितार वादन, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है, जबकि यहाँ पर स्थूल दे रखा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन एक गलत हुआ। और दौड़ना कूदना सूक्ष्म के नहीं साथियों, स्थूल के उदाहरण है, इसलिए हमारा ऑप्शन एक गलत हुआ। और ऑप्शन 2 है हमारा, प्रायः विकासात्मक प्रक्रिया में स्थूल गत्यात्मक कौशल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से पहले दृष्टिगत होते हैं। आप सभी साथी जानते हैं, पहले हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा कार्य करता है, फिर हम धीरे धीरे उंगलियों से कार्य करना सीखते हैं। तो इसीलिए पहले सूक्ष्म से पहले स्थूल गत्यात्मक जो कौशल होता है वो दृष्टिगत होते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था, विद्यालय अवस्था, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था। आप सभी साथी जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या होती है। साथियों, बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। साथियों, पूर्व जो बाल्यावस्था होती है उसकी आयु 2 से 6 वर्ष मानी जाती है और इसकी 6 से 12 मानी जाती है। तो आप सभी साथी जानते हैं 6 से 12 तक की जो स्टेज होती है वो विद्यालय अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। और जबकि पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय पूर्व की अवस्था होती है, प्री स्कूलिंग एज होती है। आप सभी साथी जानते हैं समस्यात्मक अवस्था में किसे कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। और बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को भी हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथियों, ऑप्शन नंबर 1, आपको यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है, अभिवृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, तो विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2, अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष और विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। साथियों, अगर आपने मेरी अभिवृद्धि और विकास वाली कक्षा नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में मनोविज्ञान की कक्षाओं पर जाकर आप बाल विकास की कक्षाएं देख लीजिएगा, क्योंकि अभिवृद्धि और विकास को बहुत डिटेल से वहाँ पर समझाया गया है। आप सभी साथी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अभिवृद्धि और विकास से प्रत्येक परीक्षा में, तो आपको अभिवृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर लेना है। आप सभी साथी जानते हैं अभिवृद्धि क्या होती है, संरचनात्मक पक्ष को दर्शाती है, शारीरिक पक्ष को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, शारीरिक पक्ष को दर्शाती है। ढांचा एक तरह से
दर्शाता है। लेकिन विकास क्या होता है? व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है, किस प्रकार की गुणवत्ता है, इसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष में दर्शाती है, जबकि विकास संगठन संपूर्ण पक्ष में दर्शाता है। विकास के जो सभी पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उन सभी में परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि में मात्र और मात्र शारीरिक परिवर्तन आता है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है, किशोरावस्था तक, परिपक्वता समय तक, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा असत्य कथन है, क्योंकि विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। ये गलत कथन है, क्योंकि विकास बिना वृद्धि के भी होता है। आपने देखा होगा, आपकी वृद्धि एक निश्चित समय पर रुक जाएगी, उसके बाद भी विकास होता है। आपका विकास जीवन पर्यंत चलता है। आपके अनुभवों में वृद्धि होगी, आपके शरीर में वृद्धि नहीं हुई तो आपके अनुभव में, आपके दिमाग में, आपके कौशल में, कार्य करने की कुशलता में, सब में वृद्धि होती जाती है जब तक व्यक्ति मरता नहीं है। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृद्धि हो, विकास ह्रास को भी प्रदर्शित करता है, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा कथन विकास के विषय में सत्य है? साथियों, विकास के विषय में कौन सा कथन सत्य है ढूंढना है। बालक में होने वाला प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय होता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से अप्रभावित होता है। विकास अत्यधिक कठोर एवं संशोधन योग्य होता है। विकास एक दिशीय प्रक्रिया है। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है और बाकी के सभी असत्य है। आप सभी जानते हैं विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है। जैसा आपको कल्चर है, जैसे आप देखिए 1947 के आदमी को देख लीजिए और आज के व्यक्ति को देख लीजिए, क्या उसमें परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल है। विकास अत्यधिक कठोर, साथियों विकास कठोर नहीं होता है, लचीला होता है, संशोधन योग्य होता है। और ऑप्शन नंबर 4 विकास एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है। विकास एक दिशा में नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है, विकास बहुदिशीय होता है। ठीक है साथियों, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास सभी पक्षों में होता है, इसलिए बहुदिशीय होता है, एक दिशा में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। साथियों, कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है उसका प्रथम सोपान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। साथियों, संप्रत्यय निर्माण अर्थात हमारे संप्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे आपका किसी भी वस्तु, व्यक्ति को लेकर, किसी भी वस्तु, किसी भी विचार को लेकर आपके मन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप हाथी की सोचते ही आपके मस्तिष्क में हाथी का जो चित्र बनता है वही कॉन्सेप्ट है, वही संप्रत्यय है, वही अवधारणा है। इसका पहला चरण कैसे शुरू होता है, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, तो उसका पहला चरण है प्रत्यक्षीकरण करना। साथियों, आपको बता दूं, संप्रत्यय निर्माण के 4 सोपान बताए गए हैं, 4 चरण बताए गए हैं। सबसे पहले बालक प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद विभेदीकरण करेगा और विभेदीकरण करने के बाद उनको पृथक करेगा। क्या करेगा? पृथक करेगा, पृथक्करण, और उसके बाद सामान्यकरण करेगा, एक सामान्य सा नियम स्थापित कर लेगा। ठीक है मित्रों, ये है संप्रत्यय सोपान के 4 क्रम। आप सभी साथी इन क्रमों को जरूर याद करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न किसके द्वारा की जाती है? सहानुभूति, शिक्षण, समदृष्टि, प्रेरणा। तो आप सभी साथी जानते हैं प्रेरणा के द्वारा रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा कहा भी गया है स्किनर के द्वारा सीखने का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। साथियों, प्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। अब्राहम मैस्लो ने कहा है व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अभिप्रेरित होता है, और जब व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उसमें रुचि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, प्रेरणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण है? उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतर, प्रतिक्रिया निर्माण। आप सभी साथी जानते हैं जब कोई व्यक्ति अपना संवेग या अपनी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति पर न दिखाकर अपने से छोटे व्यक्ति, अपने से कमजोर व्यक्ति पर दिखाता है तो विस्थापन होता है। यहाँ पर कक्षा में डांट पड़ी है शिक्षक द्वारा और वो घर आकर अपने छोटे भाई बहन पर गुस्सा निकाल रहा है, तो इसका मतलब वो विस्थापन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है पुनः स्मरण, धारण, पहचानना, तर्क करना। साथियों, आप सभी को बता दूं, स्मृति हमारी मेमोरी से संबंधित होती है, हमारी याद करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता। और स्मरण क्या होता है? जो भी हमने कुछ भी पूर्व में सीखा है उसको, जो भी पाठ हमने पढ़ा है, जो भी विषय हमने जाना है उसको चेतना में लाना, उसको रिकॉल कर पाना, याद कर पाना। तो
तो उसे स्मरण कहते हैं। और इसका जो आयाम नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है, तर्क करना नहीं है। साथियों स्मृति की 4 उपक्रियाएं बताई गई है, 4 चरण बताए गए हैं, आप सभी साथी नोट कर सकते हैं। एक होता है हमारा सीखना, फिर होता है धारण करना, फिर होता है प्रत्याहान और होता है पहचान। आप सभी साथी इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न रीट में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीखने में पलायन आधारित है। पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। आप सभी साथी जानते हैं व्यक्ति सीखने में पलायन कब करता है, जब उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। जैसे आप किसी बच्चे को पीट दीजिए, बच्चे पर क्रोध कर दीजिए विद्यालय में, वो बच्चा स्कूल जाने से डरता है, वो कभी कभी विद्यालय नहीं आता है, विद्यालय से भाग जाता है। तो ये कारण होते हैं। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीखने के वक्र, अधिगम जो वक्र होते हैं, लर्निंग कर्व, वो किसके सूचक है? सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की गत्यात्मकता के स्वरूप के सूचक है, सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। आप सभी साथी जानते हैं लर्निंग कर्व सीखने की गति या प्रगति को सूचित करते हैं कि सीखने की गति कैसी, धनात्मक हो रही है, ऋणात्मक हो रही है, शून्य हो रही है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, सीखने की प्रगति के सूचक है। जबकि मौलिकता, गत्यात्मकता और रचनात्मकता ये सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि की सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया है? स्टर्नबर्ग, टर्मन, बिने, थर्स्टन। तो साथियों सूचना और जो प्रोसेसिंग उपागम का जो वर्णन है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। इन्होंने बुद्धि को त्रितंत्रात्मक बताया है, जिसमें आप सभी जानते होंगे कौन कौन से बुद्धि का वर्णन किया गया था। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र कौन कौन से बताए हुए हैं। ठीक है साथियों, इस त्रितंत्रात्मक सिद्धांत को हम सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है? उदाहरण देना, वर्गीकरण देना, संबंध देखना, प्रत्यास्मरण करना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो प्रत्यास्मरण करना है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि साथियों प्रत्यास्मरण करना वो अवबोध से संबंधित न होकर ज्ञान से संबंधित है। आप सभी साथी जानते होंगे। ठीक है साथियों, उदाहरण देना, वर्गीकरण देना, संबंध देखना, ये सब हमारे अवबोध अर्थात समझ से संबंधित होते हैं। जबकि प्रत्यास्मरण करना, किसी चीज़ को याद करना, याद रखना, वो हमारे ज्ञानात्मक से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों बुद्धि का यज्ञ स्रोत है आनुवंशिक, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, अधिगम का परिणाम, उपयुक्त सभी। साथियों बुद्धि का स्रोत क्या क्या है? आनुवंशिक, बुद्धि आनुवंशिक होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। अधिगम का परिणाम, अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो वो आपकी बुद्धि के कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। बुद्धि के सभी स्रोत है, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक योग्यताओं में समाहित है। साथियों मानसिक योग्यताएं क्या होती है? हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं। मस्तिष्क की कौन कौन सी क्रियाएं हैं? स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मकता, रुचि, अवधान, भावुकता, क्रियाशीलता, मन क्रिया। आप सभी साथी जानते हैं मानसिक योग्यताएं हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होती है, हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मकता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुबंधन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। साथियों अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव महोदय ने दिया था। आप सभी साथी जानते हैं कुत्ते एवं बिल्ली को सिखाया जा सकता है, किसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है? कुत्ते एवं बिल्ली के, मानव शिशु के, वयस्क व्यक्ति के, उपयोग सभी के। आप सभी साथी जानते हैं पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुत्ते को ही सिखाया जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। कुत्ते, बिल्ली को, मानव शिशु को, वयस्क व्यक्ति को, सभी को सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। साथियों हमारे जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं उसका संबंध होता है मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, उपयुक्त सभी योग्यताओं से। अभी हमने चर्चा की थी मानसिक योग्यता किससे संबंधित होती है। अब प्रश्न को उलट कर पूछा गया है, तो आप सभी साथी बताएं ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारी मानसिक योग्यताओं से संबंधित होते हैं।
ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। जहाँ जहाँ ज्ञान की और मानसिक की बात की जाएगी वो हमारे ज्ञान से संबंधित होगा, और जहाँ जहाँ मस्तिष्क मानसिक की बात की जाएगी वो ज्ञान से, और ज्ञान हमारा मस्तिष्क और मानसिक से संबंधित होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है छात्रों का पूर्व व्यवहार, पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, उपयुक्त दोनों ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, निदानात्मक कार्य अर्थात किसी कार्य को कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके कारण को जानना, समस्या के कारणों को जानना। तो छात्रों का पूर्व व्यवहार और पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण करना दोनों ही निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम निर्योग्यता अर्थात अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता क्लेमेंट नामक विद्वान से संबंधित नहीं है। आप किस प्रकार से अधिगम असक्षम हो सकते हैं, अधिगम अशक्तता हो पाई जा सकती है, तो उसके क्या कारण है, क्या विशेषताएं हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 अति क्रियाशीलता, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान समस्या, आर्थिक विफलता। आप सभी साथी जानते हैं अधिगम में अक्षम बालक अति क्रियाशील होता है, ADHD के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं करने लगता है, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। संवेगों की स्थिरता नहीं पाई जाती है, अस्थिर होते हैं। अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करने की समस्या होती है, लेकिन आर्थिक विपन्नता अधिगम अशक्तता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन का नाम है, परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। आप सभी साथी जानते हैं परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन है, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, क्योंकि बालक जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक नहीं सीख सकता। आप 5 महीने के बालक को चलना नहीं सिखा सकते, सबसे शानदार उदाहरण है इस चीज़ के लिए। और परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, बिल्कुल हमारी आनुवंशिकता से संबंधित है, ये निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन परिपक्वता को हम अर्जित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत स्टेटमेंट है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक छात्र गणित विषय में कम अंक प्राप्त करता है जबकि शेष सभी विषयों में सामान्य अंक प्राप्त करता है, उस छात्र का पिछड़ापन कहलाएगा। सामान्य पिछड़ापन, असामान्य पिछड़ापन, एक तथा दोनों, विशिष्ट पिछड़ापन। आप सभी साथी जानते हैं पिछड़ापन 2 प्रकार का होता है, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। विशिष्ट जो पिछड़ापन होता है उसमें बालक एक पक्ष में कमजोर होता है, और यहाँ पर बालक एक गणित विषय में कमजोर है जबकि अन्य विषय में वो समान अंक प्राप्त कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। यदि सभी विषयों में पिछड़ा है उसका मतलब है सामान्य पिछड़ापन, लेकिन यहाँ पर एक विषय में बताया गया है, तो अब इसका राइट आंसर है विशिष्ट पिछड़ापन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। नियोजन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, विश्लेषण का सिद्धांत। आप सभी साथी जानते होंगे विषय वस्तु को हम छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं, तो हम विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। विश्लेषण का सिद्धांत ये कहता है कि चीज़ों को विश्लेषण कर करके पढ़ना चाहिए, छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में बांट कर पढ़ना या पढ़ाना चाहिए। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है। लर्निंग जो प्रोसेस है उसका आधारभूत पक्ष क्या हो सकता है। गहनता, अत्यधिक अधिगम, निरंतरता, पुनरावृत्ति। आप सभी साथी जानते हैं अधिगम प्रक्रिया निरंतर होती है और इसका जो आधार है, स्तंभ है, अर्थात सीखना जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, निरंतरता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रिय का विकास किस अवस्था में होता है। साथियों, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है कितनी होती है, 5 होती है, उनका विकास किस अवस्था में होता है। विवेचना रहित विचार अवस्था, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था। आप सभी साथी जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनमें से ज्ञानेंद्रिय का विकास संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2। इसकी जो एज होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई दे रही है फिर भी वह दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। आप सभी साथी जानते हैं कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, ऐसा बालक नहीं मानता है। बालक के सामने से कोई वस्तु हटा दी गई मतलब उसका अस्तित्व समाप्त है। जैसे आपने बालक को खिलौना दिया होगा, बचपन में देखा होगा, उस खिलौने को देकर जब आप उसको नहीं देना होता आप उसको दिवाकर उसको छिपा लेते हैं और क्या कहते हैं,
चिड़ी ले गई। ऐसा करते हुए आपने खूब देखा होगा। अर्थात वो समझता है कि चिड़ी ले गई, अर्थात उसको ये नहीं पता कि वास्तविक स्थिति में इन्होंने छिपाया हुआ है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। और ये हमारा कब पाया जाता है? तो वो होता है हमारा संवेदीगामक अवस्था में, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की स्टेज होती है। आप सभी साथी जानते हैं। प्राक संप्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त प्रयोगों का काल 7 से 11 होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ होता है। आप सभी साथी जिन पियाजी की चारों अवस्थाओं को बड़े अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय तथा हस्तक्षेपीय प्रणालियाँ, रटना एवं अनुकरण करना। साथियों, जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनके आधार पर जो शिक्षण के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और शिक्षण स्तरों के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3 प्रकार के ही होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। और यदि शासन प्रणाली के आधार पर आपसे शिक्षण पूछ लिया जाए तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं: एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय तथा हस्तक्षेपीय प्रणालियाँ। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है। जो सतत है अतः स्वाभाविक रूप से व्यापक होगा, जो व्यापक है अतः सतत होगा ही। छात्र का वर्षभर मूल्यांकन, छात्र का संपूर्ण सत्र की समस्त परीक्षाओं का निष्पक्ष निर्णय। आप सभी साथी जानते हैं व्यापक और सतत। सतत से तात्पर्य है निरंतर रूप से, और व्यापक का मतलब है छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन, शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का। आपसे ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, व्यापक का मतलब क्या है, निरंतर सतत का मतलब क्या है। तो छात्र का संपूर्ण सत्र की समस्त परीक्षाओं का निष्पक्ष निर्णय, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है? स्प्रेंजर, आल्पोर्ट, थॉर्नडाइक, सेल्डन। तो आप सभी साथी जानते होंगे थॉर्नडाइक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब सभी अध्यापन मूल्यांकन करे, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाए, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन। अभी हमने जाना व्यापक से तात्पर्य है बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन, अर्थात शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों को मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। यदि आप बच्चों की परीक्षाएं लेते हैं, कागज पेंसिल जांचें करते हैं, तो उसके द्वारा जो आकलन होता है वो कैसा होता है? समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है। यदि आप केवल और केवल जांच कागज पेंसिल के द्वारा जांच करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आकलन को सीमित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का प्रयोग करने से प्रेरित हो। तो आप सभी साथी जानते हैं इसका क्या राइट आंसर है। आप सभी साथी जानते होंगे कि शिक्षार्थियों को हम बाहरी पुरस्कारों के द्वारा प्रेरित नहीं कर सकते अत्यधिक समय तक, तो गलत है। प्रेरणा कोई भूमिका नहीं होती, ये भी कथन गलत है, क्योंकि प्रेरणा की भूमिका होती है और बहुत ज़्यादा होती है। और अधिगम आप सभी साथी जानते हैं बाहरी कारक से प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि बाहरी कारक हटाते ही व्यक्ति कार्य करना बंद कर देगा, व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा तो वो कार्य क्यों करेगा। लेकिन आंतरिक रूप से भी प्रेरित व्यक्ति पूरा कार्य करता है। सीखने की अंतर्निहित इच्छा को हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा, और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी साथी लाइक शेयर करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इन मोटिवेशन के आधार पर कार्य कर पाते हैं। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण कक्षाएं लगा सकें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।